नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं खबरों को लेकर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जाने इससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। 121 लोगों की मौत के बाद से फरार था 1 लाख का इनामी मधुकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर होंगी रवाना। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि समारोह में होंगी शामिल। गुजरात और उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। वहीं राजस्थान में कई जगहों पर हुई बारिश, सड़कों पर भरा पानी। ब्रिटेन की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर आज करेंगे पहली कैबिनेट बैठक। स्टारमर ने देश के पुनर्निर्माण का लिया संकल्प। खेल की खबरों में भारतीय क्रिकेट टीम के जिम्बाब्वे दौरे की आज से होगी शुरुआत। हरारे में होगा 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला। शुभमन गिल की कप्तानी में युवा भारतीय टीम जीत के साथ करना चाहेगी आगाज। यूरो कप के रोमांचक मुकाबले में फ्रांस ने पुर्तगाल को पेनल्टी शूटआउट में हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। वहीं अतिरिक्त समय में हुए गोल की मदद से जर्मनी को हराकर स्पेन पहुंचा अंतिम 4 में। खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात हाथरस सत्संग हादसे की, जिसका मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। मधुकर दिल्ली में अपने रिश्तेदार के यहां पर हादसे के बाद से रुका हुआ था। हादसे के बाद मधुकर हाथरस से फरार होकर दिल्ली पहुंचा था। देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम था और पुलिस की FIR में वो मुख्य आरोपी था। आपको बता दें कि देव प्रकाश मधुकर ही हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। वह भोले बाबा का खास आदमी बताया जा रहा है। हादसे के बाद बाबा ने उसी से फोन पर काफी देर तक बात की थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति रविवार को पुरी में भगवान जगन्नाथ की गुंडिचा यात्रा देखेंगे। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति उदयगिरी गुफाओं का दौरा भी करेंगे और विभूति कानूनगो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स और उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के छात्रों से बातचीत भी करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से केरल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन उपराष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 12वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति मेधावी छात्रों को संस्थान का उत्कृष्टता पदक प्रदान करेंगे। 7 जुलाई को उपराष्ट्रपति का कोल्लम और अष्टमुड़ी बैकवाटर का दौरा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई के बीच रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। 8 और 9 जुलाई को रूस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों पर विस्तृत समीक्षा की संभावना है। वहीं रूस के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे। 41 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस पहली ऑस्ट्रिया यात्रा को राजनयिक संबंधों की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। भारत और रूस के बीच गहरे आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं और लगातार बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बावजूद दोनों देशों के संबंध दिन ब दिन प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी रूस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 से 9 जुलाई को मॉस्को में होंगे। इस दौरान दोनों नेता दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा तथा पारस्परिक हितों के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे।
Prime Minister is scheduled to arrive in Moscow in the afternoon, late afternoon of 8th July. President Putin will host a private dinner for Honorable Prime Minister on the day of arrival. The next day, Honorable Prime Minister's interactions would include an interface with the Indian community in Russia. As part of programming elements, Prime Minister will also lay a wreath at the tomb of the unknown soldier in Kremlin, and thereafter Honorable Prime Minister will visit the Rosatom Pavilion at the exhibition venue in Moscow. These engagements will be followed by a restricted level talk between the two leaders, which will then be followed by delegation level talks led by Honorable Prime Minister and the Russian President. Honorable Prime Minister will depart Moscow for Vienna in the afternoon of 9 July. भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी पारंपरिक सैन्य और ऊर्जा क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ी है। रूस ने शंघाई सहयोग संगठन में भारत की सदस्यता का समर्थन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करने का आह्वान भी किया। वहीं भारत अपनी रणनीति में रूस को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में महत्व देता आया है। India-Russia bilateral trade has seen a sharp increase in 2023-24. It has since touched close to $65 billion, primarily due to strong energy cooperation between India and Russia. With Indian exports of $4 billion and Indian imports being close to 60 billion, trade remains imbalanced, which is a matter of priority in our discussions with the Russian side. रूस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाएंगे। बीते 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उद्योगपतियों को भी संबोधित करेंगे। India and Austria had also signed a comprehensive migration and mobility agreement in May last year, and both sides will continue to work closely to expand and explore new areas of bilateral partnership. The visit, we are confident, will allow us to discuss various areas of importance in bilateral engagement, as also issues of regional and global importance of mutual interest, and help broaden the scope of our partnership. प्रधानमंत्री का रूस और ऑस्ट्रिया दौरा वैश्विक स्तर पर कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। जेसिका तनेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, ये है असली लड़के वाली। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जा। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब खबर मॉनसून से जुड़ी हुई। मॉनसून की दस्तक के बाद अब देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर भारी बारिश के साथ बाढ़ से हालात गंभीर हैं। हालांकि कुछ राज्यों के लिए ये मॉनसूनी बारिश कहर बनकर गिरी है।
जिसमें खासकर पहाड़ी इलाके शामिल हैं, जहां पर बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से समस्या खड़ी हो गई है। बात करें अगर गुजरात की, तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तर और दक्षिण गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण दक्षिण गुजरात में भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही मछुआरों को समुद्र से दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो आज भी भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल सहित कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार और टिहरी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश, आंधी के साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 4 से 5 दिन के लिए पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश का अनुमान है। बात अब असम की करें तो असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि 30 जिलों में 24.2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, नेमाटी घाट, तेजपुर, गुवाहाटी, धुबरी और बूढ़ी दिहिंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिखो, जिया, भराली, दिसांग, कुशियारा, बराक, कटखाल नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस साल बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या लगभग 52 है। 47,000 से ज्यादा लोग 612 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को डिब्रूगढ़ शहरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और डिब्रूगढ़ जिले के खोबांग और तेंगाखाट क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति का जायजा लिया। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की रफ्तार कायम रहने से देश में स्टील की कुल मांग अगले दशक में सालाना 5 से लेकर 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इससे वित्त वर्ष 2033-34 तक स्टील की मांग 22 से 27.5 करोड़ टन तक हो जाएगी। सलाहकार कंपनी डेलॉयट ने ISA स्टील इंफ्रा बिल्ड शिखर सम्मेलन में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु ने स्टील खपत में खुद को अग्रणी राज्य के तौर पर स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल खपत में इन राज्यों की हिस्सेदारी 41% रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर सरकारी खर्च से अगले दशक में शुरुआती वृद्धि को गति मिलेगी। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत 4 चरणों में विकसित की जाने वाली 32 परियोजनाओं वाले 11 औद्योगिक गलियारों का विकास स्टील की खपत का एक प्रमुख चालक होगा। वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2023-24 तक भारत में तैयार स्टील की खपत में 5.67% की दर से सालाना वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2023-24 में घरेलू तैयार स्टील की खपत 13.6 करोड़ टन तक पहुंच गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। वो 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में पैदा हुए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रखर राष्ट्रवादी, शिक्षाविद, कुशल संगठनकर्ता और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वो न केवल एक अनुभवी राजनीतिज्ञ थे, बल्कि सच्चे अर्थों में देशभक्त थे। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता, अखंडता और देशवासियों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के संकल्पों को पूरा करने के लिए कश्मीर में खुद का बलिदान देने के नाते याद किया जाता है। लेकिन उनका विराट व्यक्तित्व इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की ऐतिहासिक श्रृंखलाएं हैं। एक शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। 1924 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से
बैचलर ऑफ लॉ की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। इसके बाद 1926 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1927 में बैरिस्टर एल लॉ की डिग्री लेकर भारत लौटे। भारत लौटने के बाद 1934 में मात्र 33 साल की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और विश्व के सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान हासिल किया। 1940 में डॉक्टर मुखर्जी को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1944 में वे हिंदू महासभा के पूर्ण अध्यक्ष चुने गए। 1947 में आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया और डॉक्टर मुखर्जी देश के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। भारत के औद्योगिक निर्माण की जो कल्पना डॉक्टर मुखर्जी ने उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहते हुए की थी, उसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास के क्षेत्र में देश ने कई प्रतिमान स्थापित किए। डॉक्टर मुखर्जी के कार्यकाल में देश का पहला भारत निर्मित लोकोमोटिव असेंबल्ड पार्ट इसी दौरान बना और चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री भी शुरू की गई। जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का विरोध करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने अप्रैल 1950 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर विलय के दृढ़ समर्थक थे। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर अनुच्छेद 370 को भारत की विफलता और शेख अब्दुल्ला का त्रिराष्ट्र सिद्धांत बताया। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के लिए भारतीय जनसंघ ने हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ सत्याग्रह शुरू किया। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर का दौरा करने गए और इसी दौरान 11 मई को कुख्यात परमिट सिस्टम का उल्लंघन कर कश्मीर में प्रवेश करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नजरबंदी के दौरान ही 23 जून 1953 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और स्पष्टवादिता के लिए सम्मान के साथ हमेशा याद किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग की चेन्नई में उनके घर के पास 6 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। इस मामले पर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि तमिलनाडु राज्य बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री के आर्मस्ट्रॉन्ग की उनकी चेन्नई स्थित घर के बाहर नृशंस हत्या अत्यंत निंदनीय है। पेशे से वकील, वह राज्य में एक मजबूत दलित आवाज के रूप में जाने जाते थे। राज्य सरकार को दोषियों को सजा देनी चाहिए। आपको बता दें कि आरोपी पेरंबूर इलाके के
सदायप्पन स्ट्रीट में उनके घर में चाकू मारकर फरार हो गए। बसपा नेता की हत्या से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सीओपी असरा गर्ग का कहना है कि हत्या के मामले में अब तक 8 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रारंभिक जांच है। इन संदिग्धों से पूछताछ के बाद हम हत्या के पीछे के मकसद का पता चलाएंगे। We have secured 8 suspects so far, a few minutes before. This is early investigation, preliminary investigation. So after some time the clear picture and better accurate picture will emerge once we are through with more investigation, more facts and circumstances coming to light. We'll share with you. 10 teams have been formed by us. We are on the job to bring the offenders to. So after the interrogation of these suspects, we'll find out what could be the exact motive. अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ब्रिटेन की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर आज पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। नए प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने ब्रिटेन के पुनर्निर्माण का संकल्प लेते हुए शीर्ष टीम की घोषणा की। स्टारमर ने राहुल रीव्स को ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त किया तथा डेविड लैमी को विदेश सचिव नियुक्त किया, क्योंकि वे चुनाव में जीत गए थे और साल 2010 में गॉर्डन ब्राउन के बाद लेबर पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने थे। गौरतलब है कि आम चुनाव में उनकी वामपंथी लेबर पार्टी की भारी जीत के बाद 14 साल के कंजर्वेटिव शासन का अंत हो गया। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में भी हो गई है। उत्तर प्रदेश के चंदौली, संभल जिले के गुन्नौर ब्लॉक, लखीमपुर खीरी जिले के 2 आकांक्षी ब्लॉक धौरहरा और बांकेगंज, महोबा जिले के आकांक्षी कबरई ब्लॉक में संपूर्णता अभियान जारी है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की शुरुआत देश भर के 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में हो गई है। इसमें उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में संपूर्णता अभियान का भव्य शुभारंभ हो चुका है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला चंदौली के चहनिया ब्लॉक को आकांक्षी विकास खंड के रूप में चयनित किया गया है। अभियान के तहत जिलाधिकारी ने चयनित गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की और उन्हें प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत लाभ भी प्रदान किया। हमारे जनपद का एक ब्लॉक चहनिया आकांक्षात्मक ब्लॉक्स में आता है। उसके लिए 7 पैरामीटर्स नीति आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। उसका कार्यक्रम का भी आज शुभारंभ किया है और उम्मीद है कि ये जो जितने पैरामीटर है जनपद के और ब्लॉक के, इसको हम लोग 100% सैचुरेट कर देंगे। साथ ही साथ सभी अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए है कि इसके साथ साथ अन्य पैरामीटर्स जो महत्वपूर्ण हैं उनको भी इस समय में हम लोग सैचुरेट करें। वहीं संभल जिले के गुन्नौर तहसील क्षेत्र के आकांक्षी गुन्नौर विकास खंड में भी संपूर्णता अभियान के तहत कई कार्यक्रम जारी हैं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग तथा शिक्षा विभाग के स्टॉल लगाए गए। नीति आयोग की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। संपूर्णता अभियान मेला का आयोजन हो रहा है। इसमें 6 इंडिकेटर लिए गए हैं। इन सभी इंडिकेटरों में मानव की गतिविधियों को ध्यान रखते हुए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और संपूर्ण रूप से उनको विकास करने का सफल आयोजन करने का प्रयास किया जा रहा है। संपूर्णता अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के आकांक्षी कबरई ब्लॉक में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम किया गया, जिसमें महिलाओं को न्यूट्रिशन युक्त आहार भेंट किया गया। गर्भवती महिलाओं को समय पे टीकाकरण के साथ ही पोषण युक्त आहार लेने की सलाह दी गई। कबरई ब्लॉक परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने अपना ब्लड प्रेशर भी चेक कराया, साथ ही शुगर की भी जांच कराई। आहार में मिला है मतलब दलिया, दाल और खाने के लिए पोषण के लिए जैसे केला है, फल, अमरूद और पालक, आम वगैरह, ऐसे दाल, दलिया ये सब खाना चाहिए। दाल, रफेंड वगैरह हर चीज मिला है। आयरन की गोली खाने के लिए, हर सब्जी खाने के लिए, हर सुविधा मतलब बच्चा के सुरक्षा के लिए बताया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद विकास खंड में जिलाधिकारी द्वारा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही नवजात बच्चों के अन्न प्राशन तथा गर्भवती महिलाओं के गोद भराई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
कृषि विभाग का जो इंडिकेटर है उसके तहत हमें सॉइल हेल्थ कार्ड, जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है उनका 100% कराना है। इसके अलावा जो हमारे स्वयं सहायता समूह है उनको हमें 100% रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराना है। आज इसी के क्रम में यहाँ पे बैठक की गई थी जिसमें दोनों ब्लॉक के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी और फील्ड स्तरीय अधिकारी भी उपलब्ध थे। उन सभी को उचित मार्गदर्शन दिया गया है। लखीमपुर खीरी जिले के 2 आकांक्षी ब्लॉक धौरहरा और बाकेगंज में संपूर्णता अभियान चल रही है। संपूर्णता अभियान के तहत स्वास्थ्य, दिव्यांग, बाल विकास, कृषि विभाग, स्वयं सहायता समूह के विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 3 महीने का हमें लक्ष्य दिया गया है नीति आयोग से, इसको हम 3 महीना नहीं, हम ये आज निश्चय करते हैं कि हम 2.5 महीने में इसको पूरा कर देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे भारत में लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट होगा जो कि ये संपूर्णता अभियान में 100% सेचुरेट करेगा। देश के पिछड़े और दूर दराज क्षेत्रों में तेजी से विकास को सुनिश्चित करने के लिए 112 जिलों को कवर करने वाला आकांक्षी जिला कार्यक्रम को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद देश भर के 112 आकांक्षी जिलों और 500 ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में जरूरी सरकारी सेवाओं को पूरी तरह से पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।